हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि हेनरी फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट और उसमें से हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी 9 प्रिंसिपल्स इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिमेनिंग 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से 14 प्रिंसिपल्स फ्योल ने दिए थे और उनमें से हम कौन से 5 प्रिंसिपल्स आज कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल और इसमें से आज हम कवर करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। चलिए आज के पहले प्रिंसिपल की शुरुआत से पहले हम इन 2 इमेजेस को ऑब्जर्व करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि चीजें अनऑर्गेनाइज्ड हैं, मींस सब चीजें बिखरी हुई हैं, जबकि इस इमेज में आप देख सकते हो कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। और ऑर्गेनाइज्ड चीजों से एक व्यक्ति की एफिशिएंसी पर क्या असर पड़ता है, ये चीज हम इन एम्प्लॉइज के फेसेस को देखकर समझ सकते हैं। अब यहीं से निकलता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फ्योल ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मटेरियल और रिसोर्सेज हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और इसी तरह से जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी एक पर्टिकुलर सिटिंग स्पेस होना चाहिए और उस व्यक्ति को या उस मटेरियल को सही जगह पर ही रखा जाना चाहिए। इसी से ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इसी को इन्होंने कहा है फिजिकल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर। फिजिकल ऑर्डर मींस द ऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज, कि सभी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लगे होने चाहिए। हर मशीन का, हर मटेरियल का एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए और वहीं पर उसको लगाया जाना चाहिए। इसी तरह से सोशल ऑर्डर कहता है राइट पीपल एंड राइट रोल्स, कि व्यक्ति को भी उसके अकॉर्डिंगली, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली रोल दिया जाना चाहिए। अब जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इसके हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इट एंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस, प्रिवेंट डिसरप्शंस इन बिजनेस एक्टिविटीज, कि जब हमें कोई भी चीज सही समय पर सही तरीके से मिलेगी तो हम उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे, आसानी से यूज कर पाएंगे। इस वजह से बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली होंगी। इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, क्योंकि हमें चीजों को ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, हमारे पास डुप्लीकेसी ऑफ रिसोर्सेज या डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। एंड इट विल रिड्यूस द कंफ्यूजन, वेस्टेज एंड डिलेज, और सामान का जो वेस्टेज है वो भी इससे कम हो पाएगा। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी पॉसिबल है थ्रू दिस प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल, और उसके लिए फिर से आप अगर इमेजेस को ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि बोथ आर फाइनेंस मैनेजर्स, बट आप देख सकते हैं दोनों की सैलरीज में डिफरेंस। एक जो मेल मेंबर है उसकी सैलरी हायर दिखाई दे रही है, जबकि एक फीमेल मेंबर की सैलरी लोअर दिखाई दे रही है, जबकि वो काम सेम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फ्योल ने कहा है कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट विद द एम्प्लॉइज। इसके लिए उसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ना तो जेंडर के बेस पर, ना कलर के बेस पर, ना रिलीजन के बेस पर, या ना ही किसी और बेस पर किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसकी वजह से एम्प्लॉइज के बीच रेस्पेक्ट होगी और उनकी डिग्निटी होनी चाहिए। साथ ही इट विल प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज। वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एम्प्लॉइज को इक्वल पे दी जाए और साथ में
इट विल फोस्टर द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉइज। यानी जब सभी एम्प्लॉइज के साथ एक सा व्यवहार होगा तो एम्प्लॉइज ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी भी शो करेंगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल। अब जरा आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई जॉब ऑफर की गई है जिसके अंदर आपका 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है और इस तरह की जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है, क्या वो आपके मोटिवेशन लेवल को, आपके परफॉर्मेंस को या आपके लॉयल्टी को टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से प्रभावित करती होगी? इसका जवाब है नेक्स्ट प्रिंसिपल में। नेक्स्ट प्रिंसिपल में कहा गया है कि देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉइज, कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयमेंट है दैट शुड बी परमानेंट। दे शुड नॉट हैव एनी फियर ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्योल ने कहा है कि जो एम्प्लॉइज टर्नओवर है दैट शुड बी मिनिमाइज, यानी एम्प्लॉइज का जो बार बार चेंज होना है, ऑर्गेनाइजेशन में से उनको बदल देना है, वो कम से कम होना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बनी रहे। इसके लिए उन्होंने हमेशा माना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स है उसमें जब स्टेबिलिटी होती है तभी ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉयल वर्क फोर्स मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है और इससे ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पर्सोनल है दे शुड बी सिलेक्टेड थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। मींस अगर हम एम्प्लॉइज को एक रिगरस प्रोसेस से सिलेक्ट करें, उनको सही तरह से टेस्ट और इंटरव्यू के बाद सिलेक्ट करें तो उनकी बार बार बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। साथ ही वंस दे आर हायर्ड दे शुड बी असाइन्ड टू अ फिक्स्ड टेन्योर। मींस जब हम उन्हें हायर कर लें तब उनका एक टाइम पीरियड पहले से ही फिक्स कर दिया जाना चाहिए। दैट शुड बी वेरी long also and employees should be given time to show results। अगर employees किसी तरह से अंडर परफॉर्मेंस शो भी कर रहे हैं तब भी उनको अपनी इम्प्रूवमेंट शो करने के लिए कुछ टाइम जरूर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल की। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल में अब आप इमेजिन कीजिए कि कोई नया प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान किया जा रहा है जिसका कि आप भी एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाले हो, बट उसमें ओनली द मैनेजर इज मेकिंग ऑल द डिसीजंस और आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब आप ऐसे में कैसा फील करेंगे? अब इसी के बारे में बात की है फ्योल ने नेक्स्ट प्रिंसिपल में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली फ्योल ने कहा कि मैनेजर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरनमेंट इनकलकेट करना चाहिए जहां पर एम्प्लॉइज आर एम्पावर्ड टू टेक इनिशिएटिव। मींस कि जब भी काम की बात आए उस समय एम्प्लॉइज खुद से आगे बढ़कर डिसीजन ले और काम की शुरुआत करें और अपने आइडियाज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट आए। अब ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉइज की ग्रोथ पॉसिबल है और एम्प्लॉइज सजेशन सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशंस आती हैं, नए नए आइडियाज आते हैं। इट विल रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉइज मोटिवेशन एंड इट विल डेवलप द एम्प्लॉइज फॉर फ्यूचर रोल्स। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज छोटे छोटे डिसीजंस खुद से लेंगे तो धीरे धीरे उनको डिसीजंस लेने की आदत होगी। दे विल लर्न टू टेक डिसीजंस एंड विल बी एबल टू टेक द हायर रोल्स इन फ्यूचर। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर मैनेजर्स भी तैयार करता है। अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। और ये प्रिंसिपल बात करता है अबाउट द टीम स्पिरिट। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स को अपनी टीम के साथ एक टीम स्पिरिट वाली भावना शो करनी चाहिए। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द मैनेजर्स शुड यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। यानी कि वी का इस्तेमाल अगर किया जाए, यानी कि टीम के एफर्ट्स में
ये कहा जाए कि ये काम हमने किया, तो इट विल मोटिवेट द एम्प्लॉइज बेटर। तो एक पॉजिटिव और एक कोहेसिव वर्क कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जब डेवलप होगा तो इससे एम्प्लॉइज का मोरल इंप्रूव होगा। इट विल फोस्टर द कोऑपरेशन among the team members और it will improve overall organizational performance and work environment, जहां पर वर्कर्स और मैनेजर्स मिलकर किसी भी सक्सेस को अचीव करेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो वहां से ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट आता है। तो इस तरीके से आपने फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े। अब आज की टास्क भी इन्हीं प्रिंसिपल से रिलेटेड है। आपको दी गई है एक केस स्टडी जहां पर एम्प्लॉइज बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, वहां पर एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही थी। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सौंदर्य कॉस्मेटिक्स लिमिटेड ने कुछ फ्यूल के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं प्रिंसिपल्स इन दीज गिवन सिचुएशंस और बताना है कि इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको ये प्रिंसिपल जरूर समझ में भी आएंगे और आप उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।